हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। सबसे पहले अली हैदर साहब हैं कराची से। जी अली साहब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर वो रिसेंटली कुछ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें जाहिर है आपने देखा कराची के अंदर सामने आए कि नस्ला टावर के हवाले से चीज़ों को उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए। अब ये तो तब की बात है कि जब सारे अथॉरिटीज से क्लियरेंस के बावजूद जो 3-4 अथॉरिटीज मेजर होती हैं, उसके बाद फाइनल SBCA, उनका भी अप्रूवल था, उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने डिक्लेयर किया कि उसको तोड़ दिया जाए जी। लेकिन इसको मैं रेफरेंस देते हुए आपको सुपर हाईवे पे एक सबसे बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटी है जिस पर सलाम पेश करता हूँ, आप लोग ने जो जिस पर बात करते हैं बहरिया टाउन के हवाले से, वहाँ एक तो चले उन्होंने प्लॉट्स बेचे और वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है ना सर, वहाँ जितनी भी जो बड़े बड़े फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है, जो प्राइवेट डेवलपर जो शायद जो बहरिया टाउन नहीं बना रहा, तो वहाँ के प्राइवेट लोग बना रहे हैं सर, उन बिल्डिंग्स के पास तो SBCA का अप्रूवल भी नहीं है। किसी सरकारी जो सिंध गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं जो अप्रूवल देते हैं, वो उनका अप्रूवल भी नहीं है, और वो धड़धड़ बिल्डिंग्स बन रही हैं, और लोग भी इतने सादा हैं, अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ देखने के बाद वो फिर बुक करा लेते हैं, और लाइलमी का शिकार है, पता नहीं क्या है, और वो बुक करा लेते हैं, और फिर 3 से 4 साल बाद जब वो बिल्डिंग तैयार होगी, फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच बैठ जाएगा और वो कहेगा सारी बिल्डिंग्स तोड़ो। ऐसा ही होगा। तो सर ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हुआ है नस्ला टावर का आपके सामने, हर जगह से अप्रूवल था, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि उसको तोड़ दिया जाए। अब ये जो सुपर हाईवे पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है प्राइवेटली बहरिया टाउन के अंदर, जो प्राइवेट बिल्डर्स कर रहे हैं सर, इनके पास तो अप्रूवल भी नहीं है। तो कोई आप स्पेसिफिक देंगे हमें क्लू या टिप कह लें कि भाई कौन प्राइवेट बिल्डर बना रहा है, क्या है? सर अब बहरिया टाउन के अंदर अब जो डीलर्स थे ना, प्रॉपर्टी डीलर्स, जी वो माशाल्लाह उन्होंने इतना पैसा बना लिया है कि वो हर जो रियल एस्टेट ब्रोकर है वो बिल्डर बन गया। तो वो जो अपने तौर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट बहरिया टाउन की जो कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ पे, और फ्लैट्स बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मैं उनकी बात करूँ, मैं बहरिया टाउन। तो इसमें SBCA की कैसे क्या अप्रूवल ली ही नहीं जा रही, आप कह रहे हैं? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल किसी एक के पास भी NOC नहीं। SBCA की मार्केटिंग और सेल्स की जो NOC होती है, जिसकी बुनियाद पे आप अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते हैं, वो तक नहीं है, और वो बना रहे हैं बिल्कुल आराम से, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखें, जब कुछ सालों बाद मौसम तब्दील होगा, तो फिर नज़ला यहाँ ही गिरेगा। अच्छा, नज़ला किन में गिरेगा? बिल्डर्स और ब्रोकर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अगले प्रोजेक्ट की फाइल्स बेचने लग जाएंगे। मसला किनको होगा? जिन्होंने अपने पैसे लगाकर वहाँ पर जगह ली हो। यहाँ पर भी यही हो रहा है। जितनी भी ये चीज़ें हैं जो अब डिमोलिश हो रही हैं, उस वक्त अप्रूव थी, आपके पास लीज है, आपके पास ये NOC है, आपके पास वो NOC है। सारा जो इसका जो मलबा गिर रहा है, और लिटरली जो मलबा गिर रहा है, वो उन लोगों पर गिरेगा जिन्होंने वहाँ पर अपनी जन्म पूंजी लगाई है। और इससे ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? लोग कहते हैं ना कि एक नहीं दो कानून है। नहीं, कानून एक है, कुछ लोगों पर लागू होता है और कुछ लोगों पर लागू नहीं होता। पावरफुल पे तो बिल्कुल नहीं। दैट्स अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है, क्या कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम हैं रावलपिंडी से। जी सलीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। सर बात यह है कि 11 जून को जो बजट पेश किया गया था, उसके बाद आप शाम को 6 बजे आप अपने चैनल पर उस पर डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही आपको 6:15-20 हुए तो बिलावल भुट्टो साहब आ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पेंशनों में इजाफा नहीं हुआ और सैलरी में इजाफा नहीं हुआ। सर बात सुनिए, पाकिस्तान की तारीख में अगर हमारे साथ दूसरा बड़ा जुल्म हुआ है ना, तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। 2010 से हमारी सालाना इंक्रीमेंट रोक दी गई है सर, और 2010 से लेकर 2021 तक सिर्फ 2017 में हमें 10% इजाफा दिया गया। आज हमारी बेवाओं की ये हालत है, 4,500 रुपया माहवार पेंशन ले रही है। सर मैं आपको कहता हूँ, आप तहकीक करवा ले सर, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कौन सा बैंक है, कौन सा इदारा है जिसकी बेवा की पेंशन 4,500 है? मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरी 10,731 रुपए पेंशन है 12 साल में सर। इसमें 955 रुपए का इजाफा हुआ है सर। कितनी अफसोस की बात है, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा, कोई है। आप बात सुनिए सर, मुझे थोड़ा सा जरा हट के टाइम दीजिए। मैंने आपके प्रोग्राम में कितने चीफों से बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी वालदा का वास्ता दिया। मैंने इमरान खान साहब से 12 जून 2020 को बात की। मेरी ये तमाम बातें सर मैं आपको बताता हूँ, 12 जुलाई 2019 और 18 जुलाई 2019 को मैंने जो आपके प्रोग्राम में कहानी की, तो एक प्रोग्राम में आप सलमान अकबर राजा साहब को बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है वागा वागा, कैनबरा से 500 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा। पाकिस्तान से अभी मेरा प्रोग्राम, मेरी कॉल खत्म होगी तो शिकागो से मेरा फोन आ जाएगा, असलम चिश्ती साहब नेशनल बैंक के रीजनल ऑडिट चीफ है मुजफ्फराबाद के, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे कोई तो हमारी आवाज सुनने वाला है। मुझे नहीं समझ आ रही सर, ये 12 साल हो गए, 12 साल के देखें हमारे से कितना जुल्म हो रहा है। हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर नहीं हुए, आप यकीन करें सर, नेशनल बैंक के हम 11,500 मुलाजिम हैं सर। अब हमें ये उम्मीद हो चली है, जो हमारे शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना आए हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट भी की गई थी 12 तारीख को कि आप नेशनल बैंक के इशू को देखें। और मुझे उम्मीद है जैसे उन्होंने हबीब बैंक में आते साथ जो 90s में आए थे और जो 25 साल की जिस बंदे की सर्विस थी मुलाजिम की, उसको 35 हज़ार रुपये उस जमाने में इन्होंने दिया, और हबीब बैंक को जो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी खातर ऐसा करें कि सर वजीर खजाना से रब्ता करें और कहें कि मैं तो रिव्यू पिटीशन की कोई बात भी नहीं करूंगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और उसके तो रिव्यू पिटीशन की कोई डेट लगी है? की तरफ देख रही है, आपके चैनल की तरफ देख रही है। रिव्यू पिटीशन की कोई डेट नहीं लगी अभी भी? नहीं सर, कोई डेट नहीं सर। 3 महीने की छुट्टियां आ गई और उसके बाद फिर पता नहीं सर्दियों की छुट्टियां आ जाएंगी सर, कोई चांस नहीं है सर। रिव्यू पिटीशन तो हमने अल्लाह के हवाले कर दी है और सर सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी है। अब हमारी बेवाएं सर आसमान की तरफ देख रही है और डान न्यूज की तरफ देख रही है सर। आप इसमें हमारा कोई रोल अदा कीजिए, आपकी ठीक है सर। मैं कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि शौकत तरीन साहब से हम कहलवा दें या उनसे बात कर लें कि क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। राहिल अशर हैं कराची से। जी राहिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। तो मुबश्शिर साहब एक बात करूंगा, ये जो अभी पीर से लेके आज तक हमने जो ये बड़ा अच्छा तमाशा देखा है जो हमारी कौमी असेंबली में हुआ है, आज बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हुआ है, देखिए हमारे टैक्स के पैसों से ये अय्याशी करते हैं एमएनए एमपीए, जो इनको फैसिलिटी मिलती है वो पैसा हमारे आपकी टैक्स से जो कटता है उस पर ये करते हैं। तो इनको इतना एहसास थी, किताबें मार रहे हैं उस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, क्या जबान इस्तेमाल की, किस तरह की आज बलूचिस्तान में हुआ। तो मेरा आपसे एक सवाल है, इसमें हम जैसे CSS अकेडमी है, जैसे नीपा अकेडमी है, ऐसे एमएनए एमपीए की एक अकेडमी बना दें, उसके ऊपर वो शख्स एमएनए एमपीए अगर बनता है तो उसको चाहिए कि 6 हफ्ते का कोर्स या 1 महीने का कोर्स वहाँ कराया जाए कि जी आपका काम जो है वो करें, या आप अगर कुश्ती का मुकाबला करने हैं तो सामने चले जाएं, वहाँ पे जो डी चौक है वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे सारे ये कुश्ती करें या इस तरह करें। तो देख के अफसोस होता है कि हमारे पैसों से कोई अच्छा आवाम की भलाई की करने की बजाय एक दूसरे के साथ गुलाम मस्ती करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मेरा तो मैं बहुत ज्यादा मायूस हूँ यार, मतलब मैं तो इसमें बात करना भी नहीं चाह रहा, ऑनेस्ट टू गॉड में दिल नहीं चाह रहा है इसमें बात करने का। पार्लियामेंट खुद ही बेतौकीर कर रहे हैं देखो यार, देखें बॉस यार, ये ऐसे नहीं होता कि यार एकदम किसी का दिल चाहा तो फटा हो गया। पार्टी की आदत अप्रूव करती है इन चीज़ों की, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, वो आपका हीरो है। और ये अब कल्चर बन गया है। ये आप याद रखना, ये जो रहील साहब आप बात कर रहे हैं ना कि 3 तारीख से हुआ है, अगले साल 2 सालों में ना आप कहेंगे यार काश सिर्फ यहाँ तक ही रुक गए होते। सही है, देख लेना, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ना, जब एक दफ़ा ग्राफ नीचे जाने लग जाता है ना, जैसे स्टॉक मार्केट ना यार, एक दफ़ा स्टॉक मार्केट ने 50,000 तोड़ा, वो रिकॉर्ड है, उसके बाद वो 50,000 एक पे भी जाएगा, वो नया रिकॉर्ड है। नए रिकॉर्ड बनेंगे सर, नए रिकॉर्ड बनेंगे। ताहिर अली मैं तो कहता हूँ स्मोक बॉम्ब मारो, कराटे मार करो। ठीक है। जैन इब्राहिम हैं कराची से। जी जैन साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जैन साहब और मुबश्शिर साहब, आप लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल, फरमाइए। जी सर, मैं 22 साल का स्टूडेंट हूँ कराची से, मीडिया साइंस का। तो सर मैं आज 3 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरी बात सुनें। प्लीज गो अहेड। तो 3 केसेस पे भी बात करूंगा और सिस्टम पे बात करूंगा पाकिस्तान की। आपको पता होगा कल परसों आपने शायद प्रोग्राम भी किया था मुफ्ती साहब के केस के बारे में, कि कैसे मतलब हमारे मदरसों के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, वो हम सबको पता होती हैं, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा होता। सेकंड, आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जो कराची यूनिवर्सिटी हरासमेंट केस में सजा हुई थी प्रोफेसर को, ठीक है।
और तीसरी जो आपने थोड़े दिनों पहले ही काफी हंगामा बचा था, बहरिया टाउन का गेट जला दिया गया था और ये केस चल रहे थे। तो सर बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ये सारे केसेस अलग अलग हैं वॉक्स ऑफ लाइफ से, पर सब बात कहते हैं हमारा सिस्टम रॉटन है, हमारा सिस्टम जला हुआ है, ये है वो है। पर मैं किसी और निगाह से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से सिस्टम बहुत ही वेल फंक्शनिंग है। एक ऐसे इंजन की तरह से काम कर रहा है जिसके हर पुर्जे को पता होता है कि उससे मतलब क्या काम करना है। और मलिक रियाज का भी आप उठा के केसेस देख लें उठा के, या फिर आप क्या नाम है राव अनवर का केस उठा के देख लें, तो हर जो सिस्टम का इंजन है वो बहुत अपने ठीक तरीके से वो काम कर रहा है। हर पुर्जे को पता है कि उसको क्या काम करना है, और जिसे नहीं पता होता है या जिसे लगता है कि उसे वो नहीं करना चाहिए तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। सर वेल सेड, बहुत खूब, और आई कंप्लीटली एग्री। हाँ, और एक और चीज सर, अभी जो मुफ्ती साहब का जो केस हुआ है उसमें एक और एंगल अगर मैं आपसे दिखाना चाहूँ आपको, तो सर आप ये चीज देखेंगे, जो बच्चा था जिसके साथ ये हुआ था, जिसकी जान पे भी खतरा है, उससे वीडियो बनाई गई थी, और वो आया कहाँ से था? वो आया था सर हुंजा की छोटी जगह से आया था, एक गांव से, ठीक है, स्वाद से आया था गालिबन। हर चीज के अंदर पॉवर्टी भी बड़ा मतलब किरदार अदा करती है। अगर वो किसी दूसरी जगह से आता, अगर उसके कनेक्शन होते, तो आज शायद मिसाल के तौर पर फास्ता वो किसी पावरफुल फैमिली से होता। तो ये केस ऐसा नहीं होता जैसा आज है। सही बात नहीं, वो तो वहाँ होता ही ना। सबसे पहली बात यही है, और ये इस पर हमने 12 बात की है जैन साहब, कि ये मतलब जो मदरसा नेटवर्क है वो एक नीड को कैटर कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है कि आप उनको स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी आप किताबें नहीं खरीद सकते, उनकी आप खुराक का इंतजाम नहीं, खाने का पीने का इंतजाम नहीं कर सकते। तो ये एक सोशल सेफ्टी नेट है आपके माशरे में। अब वो सोशल सेफ्टी नेट के आड़ में क्या होता है, और अगेन कोई ये नहीं कह रहा कि हर जगह ये होता है या हर मदरसे में ऐसे, या दिस इज़ यू नो द नॉर्म, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसके बगैर शायद आप फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन हर जगह आपको ऐसे डेटरेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, ये है जिसकी वजह से वहाँ ये ना हो। जैसे अब स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अब केसेस आए हैं, अदालतों ने सज़ा भी देनी शुरू की है। उसी तरीके से बहुत ज़रूरी है कि इन मुफ्ती साहब को पकड़कर इनका ट्रायल किया जाए, ताकि आइंदा के लिए ये केसेस कम से कम ना हो। और सब कह रहे हैं कि मदरसे बदनाम हो रहे हैं। भाई, मदरसों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ, जो काली भेड़ें जो हर शोबे में होती हैं उनके ऊपर ज़रूर उंगली उठाई जाती है और उठाई जाती रहेगी। एनी काज़मी सिस्टम की बात है 100% आई एग्री। एनी काज़मी है लाहौर से। जी एनी। सर कुछ देर पहले मैंने आपकी ट्वीट देखी, सुबूक सैयद को आपने ट्वीट किया हुआ था, उसमें उन्होंने एक वीडियो में एक कारी साहब है, जी जी, शख्स है जी, बात सिर्फ मैं ये करना चाहती हूँ, वो मदारिस में होता है, स्कूल में होता है, ज़्यादा शायद मदारिस में होता होगा, लेकिन बात ये है कि जब आप भी और पार्लियामेंटेरियन भी एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि आप शायद हमसे बेहतर चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं जी, तो हमारी किताबों में, अभी मैंने किताबें देखी हैं, आप ये नेशनल सिंगल जो करिकुलम है हमारा, उसमें 5वीं जमात तक की किताबें बन चुकी हैं। सोशल स्टडीज हो, इस्लामियात हो, सारी किताबें मोस्टली बन चुकी हैं। तो उसमें मैंने ये मतलब सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। ठीक है, आप अगर पढ़ रहा है आपका बच्चा, आप एक पॉइंट पे आके आप बच्चे को स्कूल भी तो भेजते हैं, एक पॉइंट आता है कि वो फीमेल टीचर या मेल टीचर के साथ अलहदा होता है। तो आप जब सेक्स एजुकेशन को ही अपने करिकुलम में नहीं डालेंगे, वो कैसे चीज वो होगी? आई एम सॉरी, लेकिन ये बेगैरती कभी कम नहीं होगी जब तक। और दूसरी बात ये है कि कई मुल्लाज, अब मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, आई एम नॉट टारगेटिंग पॉलिटिकल पार्टी या JUI या नून लीग के लोग हैं, सबको पता है कि कसूर में नून लीग है या KP में ज्यादा होल्ड JUI का है, जिनके ये मदरसे हैं, जानने वाले हैं सारे। लेकिन बात ये है, हम बहुत ज्यादा बैठ के बात करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन साथ हम ये बात क्यों नहीं करते कि सेक्स एजुकेशन को आप किताबों में लेके आए ना। आप जब तक किताबों में चीज नहीं लेके आएंगे बच्चों, क्योंकि मैं तो बता सकती हूँ, लेकिन वो बंदा जो गांव में बैठा हुआ है, ठीक है, हौश शर्म आती है इस तरह की चीज,
लेकिन हमें बताना चाहिए। और हम इस चीज पे क्यों इतना, आई एम सॉरी, मुझे बहुत नहीं फरमाइए, इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज एट वन पॉइंट हम नहीं बता सकते कि क्या क्या इंसिडेंट हमारे इर्द गिर्द हुए हैं, हमने देखे हैं। बट जब तक आप एक बच्चे को नहीं बताएंगे तो वो कैसे एक चीज, आप लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, उन पेरेंट्स को नहीं बताएंगे जिनको इन चीजों का नहीं पता, या जानते हुए भी वो अपने बच्चों को नहीं बताते, तो हम लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर रहे? या टीवी पे बैठ के हम बात कर रहे हैं कि जी वाकयात हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, तो हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि भाई आप सेक्स एजुकेशन को अपनी किताबों में डालोगे तो आपको कुछ समझ आएगी ना? नहीं बिल्कुल अनी साहिबा, वैसे पता है इस पे जो मेरे ख्याल जो सबसे बेहतर बोल सकते हैं ना वो शहजाद रॉय हैं। शहजाद रॉय हैं, रोशनी हेल्पलाइन वाले नहीं, बिकॉज नहीं ये जो पर्टिकुलरली बात कर रही है ना, अच्छा वहाँ वो लाइफ साइंसेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं ना वो वहाँ से ही पता है, आपको पता है फिर उसके बाद क्या होता है, तो चलें इसको लाइफ साइंसेज कह देते हैं। उनसे एक बार फिर हम बात करेंगे कि उन्होंने कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी उनको, और ये शहजाद रॉय की बात हो रही है, किसी मामूली बंदे की बात भी नहीं हो रही। और इंटरेस्टिंगली इनफ आज मैं एक खिताब सुन रहा था एक मौलवी साहब का, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, और वो बाकायदा कह रहे थे कि जब तक आप गुड टच, बैड टच और इन चीज़ों के बारे में बच्चों को नहीं सिखाएंगे, ये आप नहीं रोक सकते। कोई ये भी नहीं कह रहा कि अगर आप सिखाएंगे तो ये रुक जाएगा, लेकिन कम अज़ कम एक थोड़ी सी आगाही, एक थोड़ी सी अवेयरनेस तो आएगी। तो आई थिंक कि स्लोली वो डिबेट मेन स्ट्रीम होती जा रही है, लेकिन इतनी स्लोली कि शायद नजर ही ना आए। इतनी स्लोली है कि बहस ये हो रही है सिंगल नेशनल करिकुलम में बायोलॉजी के हवाले से कि वहाँ पर ह्यूमन बॉडी दिखाई जाए या ना दिखाई जाए। मतलब यार हम कौन सी यार इस्लाम के जो मतलब जिसको हम सुनहरी दौर कहते हैं, आप उस वक्त की मेडिकल टेक्स्ट बुक्स देख लें और पता नहीं ये किस दुनिया में रह रहे हैं यार, कसम से। तो बहुत शुक्रिया अनी साहिबा इस तरफ तवज्जो दिलाने का। बिल्कुल इस पर बात करनी चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आप साथ। वेलकम बैक हियर। हमारे अगले कॉलर हैं फुरकान गोपलानी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर कह रहे थे आप? बिल्कुल सर मेरा मकसद रिलेटेड जो है वो आपका बिल्कुल यही है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और आपका ये जो टेस्ला टावर का भी जो है, टेस्ला है नेस्ला टावर जो है। जी अब मैं सर मेरा सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि ठीक है जो भी हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि जी इसको गिरा दें। अल्लाह करे कहर खैरियत से क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये SBA से अप्रूव्ड है, बिल्कुल 100% अप्रूव्ड है। हम टीवी पे अगर कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हमारा फॉरेन इन्वेस्टर जो हमारे खान साहब हमेशा कहते रहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आके कराची में या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, अब आप मुझे बताएं कि वो कहाँ पे खड़ा है कि जो इस टावर की वजह से, मतलब मुझे कोई वो मसला नहीं है वो गिरा भी दिया जाए या ना भी गिरा दिया जाए, लेकिन वो SBCA अप्रूव्ड है। जी उन बेचारों का क्या कसूर है सर कि जिन्होंने यही तो हम बात फुरकान भाई, यही तो मसला है। मैं यही कह रहा हूँ सर कि उन बेचारों का क्या कसूर है कि जिन्होंने अपने जमा पूंजी से वो घर लिया होगा। अब आप मुझे बताएं कि रोज टीवी पे अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम से अलग अलग बिल्डर्स की जो है चलती है, और उसके ऊपर टैग लगा होता है SBA से अप्रूव। जी सर। तो इसका मतलब सर ये है कि आपका डिफॉल्टर तो आपका इदारा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका उन बेचारों का तो कसूर नहीं। अब दूसरी सेकेंडली मुझे एक बात बताएं, मैं एक गाड़ी खरीदने जाता हूँ, मैं सबसे पहले ये करूंगा अपने एजेंट को या खुद पर्सनली जाऊंगा सिविक सेंटर, और सर मैं उससे पूछूंगा, वहां जाके पूछूंगा भाईजान ये गाड़ी ओके है, इसकी नंबर प्लेट ओके है, इसके ऊपर कोई और मसला तो नहीं है। मैं गाड़ी की पेमेंट कर देता हूँ, रोड में फैमिली के साथ निकलता हूँ, मुझे पुलिस वाला रोक लेता है कि भाईजान ये चोरी की गाड़ी है। अब मुझे बताएं कसूर मेरा है कि इदारे का है? जाहिर है इदारे का। एक हफ्ते से सर ये हाईलाइट हुआ है मसला, कितने लोग SBCA के सर गिरफ्तार हुए हैं, कितने अरेस्ट हुए हैं, कितने अपॉइंट हुए कि किसने उसकी अप्रूवल के लिए साइन दिया था। और ऐसे तो सर एक नहीं हजारों प्रोजेक्ट है, अगर आप ये तोड़ने जाएंगे तो सर पूरा कराची खाली हो जाएगा। 1970 वाला वाकई सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, जज साहब के मुताबिक 1970 वाला कराची आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आधा डिफेंस समुंदर होगा सर। सर ऐसा ही है सर, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मैं अगर गिजरी क्रॉस करता था तो वहां से जो है एक कुत्ता हमें फॉलो करवाता था जो आगे मिस्रीशा लेके जाता था। ऐसा ही है, ये रेगिस्तान था सर। जी मुझे याद है सर। हर मतलब यहाँ हर ऊपर से लेके नीचे तक मतलब हर बंदे ने खाया है, हर बंदा चोर है सर ऐसा ही। अभी एक भाई एक बात कर रहे थे आपकी जो है सुपर हाईवे की। सर मैं आपको 100% आप कहता हूँ टूल प्लाजा से पहले ले लें, टूल प्लाजा के बाद आप ले लें।
जितने फार्म हाउस के नाम पर अलॉट किए थे वहां बाकायदा कॉलोनीज बन गई हैं सर। सही बात, बिल्कुल कॉलोनीज बन गई, तो कौन पूछेगा? वो कह रहे थे ना कि एसबीए से अप्रूव नहीं है सर, एसबीए से अप्रूव भी हैं। देखिए यही हमारा भी कहना है, अदालत उज़्मा से यही गुजारिश है रिस्पेक्टफुली कि जनाब जब आप ऐसा करते हैं बिल्कुल आप लोगों को हटा दें, लेकिन फिर उन इदारों को इंश्योर करवाएं कि वो जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया, जिनको नहीं पता था, जिनको एसबीसीए का अप्रूव लेटर दिखाया गया, उनको कंपनसेट करें, और वो इदारा कंपनसेट करे, हुकूमत कंपनसेट करे जिसने उस वक्त ये किया था। मसला ये है कि यहाँ पे बात आके तान आप पे हम पे इन जैसों पे टूटती है और कहते हैं कि जी बिल्कुल आप खाली कर लें। या मुझे बात बताओ, 1980 में किसी अफसर ने किसी डॉक्यूमेंट को साइन किया, वो अब नैब उठाकर उनको अंदर कर सकती है, राइट? इनको आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? और मतलब एक सवाल यार, बिल्डर्स मतलब बताओ, अगेन वही बिल्डर्स तो बेच के निकल गए यार। वो जो जैन इब्राहिम साहब ने अभी जो बात की थी ना, ये नहीं है कि सिस्टम नहीं चलता, सिस्टम चलता ही ऐसे है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़े बड़े ऐड आप चलते हैं ना, आप तो बात कर रहे हैं ना फुरकान भाई, जो SBCA अप्रूव्ड है, राइट? एक वो प्रोजेक्ट बन रहा है मेरे ख्याल गुजरांवाला साइड पे, व्हील दे पेरिस। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है कि ये है इलीगल प्रोजेक्ट, फिर भी इश्तिहार चल रहे हैं। इश्तिहार चलेंगे, फाइलें बिकेंगी, फिर वो वहीं से उधर देंगे गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को, वो वहाँ से NOC ले लेंगे और फिर अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो यही हो रहा है भाई, बदकिस्मती है। लेकिन फिर वो आईफल टावर बनाएंगे और कहेंगे इस पे चढ़ जाओ। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये चीज़ भी बिल्कुल देखनी चाहिए। आई एग्री विद यू 100%। और बड़ी हैरान कौन बात है कि वो ये चीज़ देख ही नहीं रहे। I mean it is unfortunate। और सुप्रीम कोर्ट के आगे अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है फिर? मुझे ये बता दें। कोई भी नहीं है ना, तो बस बात खत्म वहाँ पे। फरहान ऐवान है कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो ये जो अभी नस्ला टावर और इनकी बात की है इन्होंने, तो मेरा ये सवाल है कि जिन लोगों ने उसकी अप्रूवल दी है उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? जो उस वक्त मिनिस्टर था बल्दियात का, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? सर यही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार यही सवाल पूछा जा रहा है। लगा के उनसे पैसे लेके आप उन लोगों को दे, अगर उनकी आप समझते हैं कि जो है मुझसे ज्यादा होता है, तो आप उनको दोबारा रिलोकेट तो कहीं करेंगे ना, तो वो उन लोगों से को पेनल्टीज आ गए, उनसे पैसे लेके इनको दे। बिल्कुल टेक्निकली जिन्होंने अगर इलीगल अप्रूवल दी, और मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इलीगल अप्रूवल दी है तो फिर आपको उन लोगों को पकड़ना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलीगल है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ देखा होगा, तो जाहिर उनको पकड़े ना यार। हाँ, उनको पकड़ो, लेकिन इन लोगों को बेघर करके उनको फिर आप होमलेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार। और क्या कह सकते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद कॉल्स का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉल है रईस अहमद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैं एक अर्ज करना चाहता था आप लोगों से, मुफ्ती साहब को जो केस अभी हुआ उस हवाले से, तो वो बल्कि एक तरह का शिकवा ही है मेरा, और वो मैं उस केस के बारे में ये नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो उसके क्या डायनामिक्स हैं, बल्कि मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की डिबेट इस मामले पे हुई है वो बड़ी सतही नौयत की हुई है। और बल्कि मेरा शिकवा सहाफ़ियों से और हमारे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं स्कॉलर्स उनसे है कि वो इस मसले को, जो कि एक इंसानी मसला है और ये एक कसीर जहती मसला है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, बिल्कुल कई डायमेंशन है, लेकिन वो वन डायमेंशनल मैन बन के इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। यानी जैसे ये बदफेली वाला, मदारिस में बदफेली वाला जो मामला है, उसकी कई जहतें हैं, जिसमें गुर्बत भी शामिल है, मदारिस के मोहम अगराज़ और मकासद भी शामिल हैं, और जिस तरीके से जिस उम्र में बच्चों को जो तालीम दी जाती है वहाँ पर वो उसके भी कुछ मसाइल हैं, और जिस तरह से बच्चों को इंडक्ट किया जाता है मदारिस में वो भी एक जहत है उसकी। तो ये एक तशील जहती प्रॉब्लम है। अगर हम इसको पोलराइज होके और वन डायमेंशनल मेन होके देखेंगे तो ये मसला हल होने के बजाय इसकी जहती चेंज
अच्छा, उसमें रईस भाई मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर कोई क्राइम हुआ है ना, तो जाहिर है पहले इनिशियल फोकस तो उस इंसिडेंट के ऊपर होगा और बहस ये होगी कि इस तरह के इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। जब आप उसमें जाते हैं तो तब फिर डिबेट शुरू होती है कि क्या क्या हो सकता है। हम सबको पता है कि ज़ाहिर मदारिस बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छा काम ज़्यादातर कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे बच्चे जो गुर्बत की वजह से, जिनको इवन उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वो वहाँ वो उनको रिहाइश भी प्रोवाइड करते हैं, वो उनको जो है खाना भी प्रोवाइड करते हैं। मगर इस तरह के वाक़यात जो है ज़ाहिर है और वो भी एक मौल्लिम की जानिब से अगर हो, जो कि बहुत बड़े मौल्लिम हैं, तो मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है इनिशियली बात इस पे ही होगी कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, इसके कॉजेज़ जैसे आपने कहा, उसके बाद में होगी। अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। मुफ्ती साहब जो हैं वो फरार हैं, पुलिस छापे भी मार रही है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भी कहूँगा रईस साहब कि आपने कब देखा है कि सोशल मीडिया पे मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन हुई हो? अभी 90% ऑफ द टाइम तो यही होता है ना, गुस्सा होता है, आउटरेज होता है। मैं इनफैक्ट आपको यही सजेशन दूंगा कि आप, क्योंकि जाहिर है कि आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो बेशक आप एक लंबा थ्रेड बना दें रीजनेबल और डिबेट, और शायद ये उसका वक्त है अब, क्योंकि अब वो इनिशियल आउटरेज थोड़ी सी ठंडी होगी। अगर पहले दिन पर आप कहें कि नहीं जी देखें इसके 4 पहलू हैं, तो 50 लोग आपका गला काटने आ जाएंगे कि यार आप इशू पर बात नहीं कर रहे, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, हरगिज नहीं, लेकिन रिएक्शन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मोहसिन तुम्हें भी पता है कि रिएक्शन यही आता है कि तुम कैसे कह सकते हो ये। तो पॉइंट है कि आप कर लें, आप आगाज कर लें बेशक इस डिबेट का, और हो सकता है कि वहां से कुछ लोगों को ज्यादा मजीद समझ आए कि यार इशू एक्चुअली है क्या। लेकिन दिस इज द नेचर ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, एंड आई थिंक कि हम अब अच्छी तरह से ये बात जानते भी हैं कि ऐसे ही चलता है, लहरों की तरह चलता है, फिर नीचे चला जाता है। आगा जाफरी हैं कराची से। जी आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर भाई और आपको दोनों को बहुत सलाम अदब से। माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम में देख रहा था, आज मजबूरन मुझे कॉल करनी पड़ी। अब माशाल्लाह प्रोग्राम में बड़ी करंट इश्यूज और पब्लिक को लेके आप लोग चल रहे हैं। अब बात हो रही है सोशल मीडिया की, बात हो रही है अवाम उन्नास की, बात हो रही है इस टाइम। वो आपको मुबश्शिर भाई एक वाकया याद होगा, आज से 1 साल 12 साल पहले फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में दादू की शहर में तौहीन हुई। तौहीन के बाद वो सोशल मीडिया में वो खाके आज भी मौजूद है, और इस पर एक्शन किसे लेना चाहिए था? साइबर क्राइम को लेना चाहिए था, सिंध को, उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, जो उसका FIR दर्ज हुआ 2958 29589। अब आप ये देखें कि मदारिसों पे बात हो रही है, सब चीजों पे बात हो रही है। कितनी बड़ी हस्ती है, नवासे रसूल इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन हुई दादू के शहर में। देखिए ये इशू मुझे तो आपको याद नहीं, मेरे इल्म में भी नहीं है। देखिए तौहीन हुई, उस पर पर्चा दर्ज हो गया। अब जहाँ तक है जब FIA उसके ऊपर आगे जाएगा, और आप कह रहे 12 साल पहले का वाक़या, उस वक्त तो शायद साइबर क्राइम उस तरह से था भी नहीं सोशल मीडिया पे। बहरहाल ये एक अगेन मसला ऐसा है कि जिसके बारे में मैं तो ये कहता हूँ कि जब बड़ी हस्तियों के बारे में कोई नाउज़ुबिल्लाह तौहीन आमेज़ बात करता है तो आसमान की तरफ थूकता है, बेसिकली वो उसके ऊपर गिरता है। तो आप बजाय उसको हाईलाइट करने के उस चीज़ों को उसको इग्नोर करें, क्योंकि फिर जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि फ़्रांस में जो कुछ हुआ, तो वो इसी तर्ज पे कि वो जब देखते हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा जिटरी हो रहे हैं, तो वो उसके रिएक्शन में आकर के फिर वो मज़ीद अपना माल बेचते हैं, अपना माल बेचते हैं। यही है, अपने मफाद के लिए। सही बात, ऐसा ही होता है। और बात बिल्कुल तुम्हारी 100% सही है, एग्री विद यू। मतलब आप अपनी ही तौहीन कर रहे हो, उन हस्तियों की तौहीन आप कर ही नहीं सकते। सीधी बात है। एनीवे, महताबुद्दीन साहब हैं कराची से। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक PIDC सोसाइटी है स्कीम 33 कराची। जी। तो हुआ ये था कि वहाँ पे हम लोग की मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह हर चीज़ मुकम्मल हो गई थी। हमारा एक मेंबर था जिसको हमने इलेक्ट किया था सोसाइटी के लोगों को। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक सिंध गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर ला के बिठा दिया वहाँ पे, और उसने डुप्लीकेट फाइल्स बनाई वहाँ पे और वो सबको भेज दी। अब जिन लोगों ने ले ली उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं,
ठीक है, वो कोर्ट जाता है और ये सब कुछ होता रहता है। अब इस कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला दे चुकी है, लेकिन फिर होता ये है कि वो दोबारा पे किसी दूसरे कोर्ट में शुरू हो जाता है कि इस पर किसी तीसरी, फिर किसी चौथी आता है। तो ये होता रहता है कि हर महीने से महीने एक केस चलता है, फिर वो हम जीत जाते हैं, फिर वो दूसरी कोर्ट में शुरू हो जाता है केस, फिर वो 6 महीने 8 महीने चलता रहता है। तो इसी तरीके से सर ये रूटीन बन गया है और ये तकरीबन 4-5 साल इसको हो गए सर, और हमारे हाथ में फैसला आया हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पे बिल्डर्स आके बैठे हुए हैं, वो कोई दीवारें बना देता है, कोई कुछ कर देता है। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से कि वो अगर इस पर थोड़ी सी नजरसानी कर ले और हमारा ये मसला हल हो जाए तो ये काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, चले हमारे अच्छा, आप लोग जो ट्विटर पे शॉर्ट क्लिप्स डालते हैं ना बना बना के, जो आप लोग के पेज पे, अगर सेम इसी तरह आप लोग फेसबुक पे अपलोड कर दिया करें तो काफी इजी होगा वो शेयर करना, क्योंकि वहाँ पे वो आप लोग यूट्यूब पे लिंक डालते हैं और वो यूट्यूब पे ले जाता है, और फिर जब वो यूट्यूब पे लेके जाते हैं तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। ये ओके, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो बिल्कुल इस चीज़ को देखें। जी, मोहम्मद जफर हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मोहम्मद जफर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी सर, मुझे मेरी उम्र तकरीबन जो है वो 45-46 साल हो गई माशाल्लाह। मेरे 4 बच्चे भी हैं और सबसे बड़ा बेटा मेरा जो है वो 13 साल का है। सर, मुझे कराची में रहते हुए, ज़ाहिर बात है पैदाइशी कराची में हुई, आज से तकरीबन कोई 25-30 साल पहले जब कोई वाकया होता था पाकिस्तान में या कराची में, तो हम लोग टीवी पे सुनते थे, छोटे छोटे थे, तो कहते थे कि अगर पता चल गया तो इनसे आनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा और ये वो। तो सर, आज के दौर में तो सब कुछ पता चल चुका है, यानी कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको पता चल गई कि कौन लूट मार कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है। आप ये अंदाजा लगाएं कि वज़ीर आला साहब जो कि हमारे एक मतलब हेड ऑफ द प्रोविंस हैं, वो बजाय इसके कि हमारे जख्मों पे मरहम रख के हमारे मसाइल को हल करने के, वो असेंबली में खड़े होकर जो है वो ऑपोजिशन लीडर को ये फरमा रहे हैं कि आपके दिमाग में जो खलल पैदा हो रहा है सुबह का मुतालबा करने का, तो ये खलल आप अपने दिमाग से निकालें। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये खलल पैदा किसने किया? ये खलल तो आपने पैदा फरमाया, आपने ही जो है वो लूट मार की, आपने ही कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। और इस मतलब आप समझें कि कराची के नौजवान इस वक्त जो है वो फूड पांडा में या मुख्तलिफ जगहों पे कोई बाइक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, ना नौकरियां हैं ना कुछ है। और जो कचरे के मसाइल हैं, जो बिजली के मसाइल हैं, वो तो अलग ही हैं। पानी हम जो है वो टैक्स भी देते हैं, लेकिन जो है वो टैंकर से खरीदते हैं। बिल्कुल। सुनने में यह आया कि 2022-2023 तक जो है वो आपके डैम में पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी टैंकर से हम जो है वो पानी खरीदते हैं। गोरख हिल का जो प्रोजेक्ट है, सुनने में यह आया कि 16 साल के अरसे में इन्होंने 21 अरब रुपए जो है वो उसकी ग्रांट मंजूर कराई हुई। वो 21 अरब कहेंगे। नूरियाबाद का प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने न जाने कितने अरब रुपए जो है वो खा लिए। सर, कौन उसको पूछने वाला है? अब आप मुझे बताइए कि जब इतने मास लेवल पे करप्शन होगी तो कराची के लोग जो है वो ये सोचेंगे नहीं कि हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं है? देखिए, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि आनी हाथ कौन है। तो यही आनी हाथ हैं भाई। मजबूरी यही है कि सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चॉइस बची नहीं है। MQM थी, उन्होंने ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और एक बहुत गोल्डन चांस था उनके पास कि वो इस पाकिस्तान की सियासत को जो है वो तब्दील कर सकते, मगर उन्होंने भी वही रास्ता अपना जो तशद्दुद का रास्ता था या वो जो रास्ता उनको नहीं चुनना चाहिए था। और अब हम बैठे हुए हैं कराची में ये बात करते हैं कि जी ऐसा कैसे कि एक हुकूमत जो कि रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है इस शहर की, वो कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकती है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब वो आहनी हाथ जो है, वो आहनी हाथ सिर्फ अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसके अलावा कोई ऐसा उसका दूसरा जो मसरफ़ है या मकसद है वो नहीं है। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। उमैर शमीम हैं हमारे साथ कराची से। जी उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैंने बात ये करनी थी, पहली दफ़ा तो आपके प्रोग्राम में कॉल की है पहले, तो आपसे ये बात करनी थी जिस करंट मौजू पे आपसे बात हो रही है। तो मैंने ये कहना था कि देखें अभी भी आपकी स्लाइड पे अभी वफा पे गए हुए थे तो नीपा पे एक टारगेट किलिंग हो गई, इससे पहले भी टारगेट किलिंग हुई। स्नैचिंग इतनी कराची के अंदर हो रही है, सारी
लॉ एंड फोर्सेस क्या कर रही हैं हमारी, सुप्रीम कोर्ट को या और उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती, इस पे कोई एक्शन नहीं होता। इससे कोई हमारा हर बजट में इतना बड़ा बजट जो है लॉ एंड फोर्सेस के लिए हम पैसे देते हैं, बजट जाता है, ये सब कुछ हम इसीलिए कबूल करने के लिए लोग बैठे हैं। आपका शिकवा बजा है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कराची में जितनी लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर बजट जाता है शायद किसी और जगह नहीं जाता, और क्योंकि सबसे बड़ा शहर है। लेकिन अगेन जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें आप इस चीज़ को इंक्रीज़ होते ही देखेंगे, बदकिस्मती है हमारी। लेकिन मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कि आपने बड़ी मुश्किल से शहर में अमन कायम किया है, उसको प्लीज़ कायम रखिए। इस तरह की वारदातें अब बिल्कुल बढ़ रही हैं। रोज़ सीसीटीवी फुटेजेस आई हुई होती हैं, किसी की गाड़ी उठा ली, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली, किसी को गोली मार दी और किसी को लूट लिया। तो प्लीज़ अब तो साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, आपके पास सेफ सिटीज़ हैं, आपके पास सीसीटीवी कैमरास हैं, आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना है। और इस बहुत तशवीश है, और ओवरऑल आप देखते हैं अखबारात में भी बहुत ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। इमाम बख्श बलोच साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने इस महीने 1.5 महीने में जो 3 प्रोग्राम पेश किए, एक तो आर्ट्स काउंसिल के अहमद शाह साहब का, जी सर, दूसरा ये बैरिया टाउन का, जी, और तीसरा भी ये जो रिसर्च चल रहा है, जी। ये आपको मुबारकबाद देता हूँ। कोई भी चैनल इस तरह के प्रोग्राम नहीं दे रहा। ठीक है, बस सर ना तबसरा करता है। क्या करें सर, सियासत ज़्यादा बिकती है ना, क्या करें। लोग जूसी डिबेट्स चाहते हैं कि भाई लड़ रहे हैं तो कोई किसी का गला पकड़ रहा है, कोई किसी को घूसा मार रहा है, कोई किसी पे किताब फेंक रहा है, कोई बेंचों पे उछल रहा है। तो अब ये तो हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे आपने भी उठाई कि लेकिन बहुत मेहरबानी आपकी, हाँ, कि आपने अप्रिशिएट किया। लेकिन सर माल वही बिक रहा है समहाउ। क्या करें, क्योंकि लोगों के पास, बेचारों के पास भी चॉइस नहीं है, वो भी कुछ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। और क्योंकि हमारी एंटरटेनमेंट अब वो नहीं रही जो पहले थी, तो अब न्यूज़ के अंदर वो एंटरटेनमेंट आ गई है। बदकिस्मती है मगर ऐसा ही है। सैयद फैसल मुजीब साहब हैं कराची से। जी फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको अपने मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जरार भाई और मुबशिर भाई एक बात मुझे बताएं, हम लोग बचपन से एक चीज सुनते थे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये पाकिस्तान में कब इम्प्लीमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कल एक इंसिडेंट हुआ मेरे इलाके में, तो उससे मेरी एक अजीब सी एक बात हुई कि हमारे इलाके में पीएमटी जो है ना वो ब्लास्ट हुई। तो के इलेक्ट्रिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो आए और फिर उनसे हमने कहा कि जी आपने हमारे घर के सामने जो कच्ची आबादी है वहाँ पे आपने सर हमारी पीएमटी से लोड दिया हुआ है। हम लोग अपने इलाके में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए तक का बिल देते हैं, ठीक है जी, और सामने कच्ची आबादी को आपने पीएमटी से हमारे लोड दिया हुआ है, तो जाहिर बात है पीएमटी ओवरलोड पे ट्रिप होगी। तो उन्होंने कहा कि फैसल भाई बात यह है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े हैं, वही हमें कहते हैं कि जी आप जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैंने कहा अच्छा चले मुझे ये बता दें कि भाई फिर आप पर जो है हाउस कितना पैसे लेते हैं। तो बड़ी हैरानगी हुई कि वो कह रहे जी 500 रुपए लेते हैं हम एक घर से, और जितना लोड आप चला रहे हैं आप चलाएं। तो मुबशिर भाई और जरार भाई मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कराची में कच्ची आबादी का जो सिनेरियो है उसमें कितने लोग हैं, ठीक है जी, और कराची में लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब ये मैं बात लिसानियत से, तासुब से, जबान से बालकर होके कह रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर से कि मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या कराची का प्रॉब्लम कच्ची आबादियां नहीं है? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि जी SBCA जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो लैंड बेचने की जिम्मेदार नहीं है। ये इदारा सिर्फ इंटीग्रेशन है बिल्डिंग के लिए। आपके पास अगर कोई जमीन आप खरीदेंगे तो कराची में जो अथॉरिटीज हैं वो DHA है, MDA है, LDA है, KDA है। आप SBCA से आपने देख लिया जी मोहर लगी हुई जी SBA से अप्रूव है, आपने क्यों ले लिया?
कि आप पे इंटरेस्ट होता है कि जी मुझे पता है कि अगर मैं केडीए की जमीन खरीदूंगा या किसी अथॉरिटी से खरीदूंगा तो वो मुझे 60-70 लाख रुपए की मिलेगी, मुझे ये जमीन मिल जाएगी 20 लाख रुपए की। उसके बाद आप SBSCS से आप खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर आप कंपनसेशन मांगते हैं। तो सर आखिर इसका कोई हल तो होगा तो ना? सर मुजीब भाई, फैसल साहब, सॉरी, ये मुझे बताइए कि SBCA कैसे इशू कर देता है अगर उनका काम नहीं है? ये सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब आप मुझे ये बताइए कि SBSCA के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो अंडर में किसके आते हैं? SBCA किसके अंडर में आता है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट है, जी बिल्कुल, उनके अंडर में ना भैया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा LDA MDA, जाहिर बात है ये तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नहीं है ना, ये भी तो सूबाई है ना। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर ये इदारे क्या कर रहे हैं? ये इदारे वो कर रहे हैं जो आपने देखा है MDA, मतलब जो है मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा बेच बाज के उन्होंने बहरिया टाउन बनवा लिया। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ भी करार दे दिया। तो अब क्या करें जब हर लेवल पर मैनिपुलेशन है और उसको फिर जो है एक अथॉरिटी भी मिल जाती है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से। बदकिस्मती है, मैं अगेन रिस्पेक्टेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम क्या करें, लेकिन वो ऐसे ज़मीन को कैसे ऑथोराइज कर सकते हैं जो रखी गई थी लोअर इनकम के लोगों के लिए। कराची में आपको पता है हाउसिंग का ऑलरेडी मसला है, कराची में लोगों को इतने बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, उनको अपनी फैमिली को छोटे अफोर्डेबल घर चाहिए, जो कि बदकिस्मती से अब तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बनते हैं। पहले नहीं, और ये बहुत एक बड़ा, ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, और अल्लाह ही बेहतर करे। सही बात। क्या कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।